नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साप्ताहिक समसामयिकी जो 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बताया गया है वो आपके बीच लेकर आया हूं। और इस कोरोना महामारी के दरमियान बार बार यह नाम सुन के भी जो है ना मन में एक शंका पैदा हो जाता है। तो इस शंका से डरना नहीं है और मन में शंका उत्पन्न होने ही नहीं देना है। हर डर के आगे एक जीत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपने आप को हर्षोल्लास के साथ रखना है, डर के नहीं रखना है आपको। आप अधिक न्यूज़ देखिए ही नहीं, बस यह मानिए बीमारी है, इसमें कहीं से कोई झूठा बात नहीं, बीमारी है या सत्य है। बस आप खुद को सेफ़ रखिए और अपनों को भी सेफ़ रहने के लिए आप सलाह दीजिए और अपने परिवार के बीच अधिक से अधिक आप समय एक्सपेंड कीजिए, स्टडी कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए और क्रिएटिव वर्क कीजिए, कुछ रचनात्मक कार्य कीजिए आप। यह एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसको लीजिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें ज़ोर शोर से लग जाइए और डरना नहीं है। इस मुसीबत से भी हम लोग लड़के आगे निकलेंगे और एक समय आएगा फिर से हमारा प्यारा भारत एक खुशहाल देश की तरह सभी लोग खुशी से रहेंगे और फिर से जैसे हम लोग गले मिलते थे, जो भी हम लोग का परंपरा था वह सारा चीज़ फिर से होगा। इस उम्मीद के साथ रहिए और अपनी तैयारी को एक नई पहचान और अपने आप को एक नए रूप में खुद को ढालने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि 2020 में भारत के कुल 116 जिलों में शून्य मलेरिया के मामले सामने आए हैं। कुल कितने ज़िलों में? तो 116 ज़िलों में मलेरिया जो है यह शून्य आया है। तो एक प्यारा सा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। एक प्यारा सा प्रश्न, यह आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए देखते हैं इस न्यूज़ को विस्तार पूर्वक। 2020 में भारत ने मलेरिया के रोग भार को 5% कम कर दिया था। साथ ही भारत ने मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में भी 83.6% की कमी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब क्या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वेक्टर नियंत्रण उपायों के सही मिश्रण को प्राथमिकता देते हुए भारत ने मजबूत तकनीकी नेतृत्व, कायाकल्प की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण इसे हासिल किया है। मतलब यह हुआ कि WHO के द्वारा यह कहा गया कि भारत ने एक सशक्त रूप में अपने नागरिकों के ऊपर और अपने नागरिकों के प्रति स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और मजबूत तकनीकी के नेतृत्व में इस मलेरिया नामक बीमारी पर रोक और मतलब कह सकते हैं आप जो कंट्रोल जो नियंत्रण जो है वो प्राप्त किया है। भारत 2015 में मलेशिया में आयोजित ईस्ट एशिया समिट में मलेरिया एलिमिनेशन रोड मैप ऑफ एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस का समर्थन करने वाले 18 देशों में से एक था। इस गठबंधन के तहत नेताओं ने 2030 तक क्षेत्र में मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत ने देश में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढांचा 2016 से लेकर 2030 लॉन्च किया। हालिया उपलब्धि इस ढांचे का एक हिस्सा है। मतलब क्या भारत से मलेरिया को जो है यह 2030 तक समाप्त किया जाएगा, यह यहाँ पर एक तरह से यह कहा गया है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2022 तक सभी श्रेणी 1 और श्रेणी 2 राज्यों से मलेरिया को ख़त्म करना है। यह इसका लक्ष्य रखा गया। किसका? तो मलेरिया के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। 2024 तक मलेरिया की घटनाओं को प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 तक कम करना 2024 तक, और 2027 तक श्रेणी 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मलेरिया के स्वदेशी संचरण को बाधित करना है। अब थोड़ा सा देखते हैं श्रेणी 0 मलेरिया के शून्य स्वदेशी मामलों वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। श्रेणी 1 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 1000 जनसंख्या पर कम से कम 1 मामला। मतलब क्या श्रेणी 0 में उसे रखा जाएगा जो मलेरिया के शून्य स्वदेशी मामलों वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। श्रेणी 1 में उस राज्य को रखा जाएगा जिसमें 1000 पर मात्र 1 मलेरिया। श्रेणी 2 में प्रति 1000 जनसंख्या पर कम से कम 1 मामलों वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि कुछ जिले 1 से अधिक मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं। श्रेणी 3 में उसे रखा जा रहा है
जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक व्यक्ति प्रति 1000 जनसंख्या पर जोखिम है। अब देखते हैं हम लोग स्वामित्व ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। 4.09 लाख संपत्ति कार्ड वर्चुअली वितरित किए गए थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के अवसर पर यह कार्ड वितरित किए गए। एक प्यारा सा शब्द आया है यहाँ पर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायत का चर्चा है ये आर्टिकल 243 मतलब अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक में किया गया है। और इसका चर्चा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत 73 अमेंडमेंट 1992-1993 के तहत जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को कुल 29 सब्जेक्ट विषय दिया गया कार्य करने के लिए। तो इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ से, और पहली बार यह 2010 में मनाया गया था। यहाँ पर आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं। और ये वर्चुअली का मतलब यह है कि ऑनलाइन किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी के दरमियान अभी जितना भी इंटरनेशनल मीटिंग हो या नेशनल मीटिंग हो, वो अधिकांशतः मीटिंग जो है ये वर्चुअली ऑनलाइन ही किया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं। स्वामित्व योजना के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। स्वामित्व योजना 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई थी। स्वामित्व का अर्थ है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इस योजना के तहत मैपिंग को 2020 और 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए भूमि पार्सल का नक्शा तैयार करेगी। इसके अलावा सीमांकन के लिए कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS का उपयोग किया जाएगा। यह योजना वर्तमान में केवल कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में लागू है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए कुल 65 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब रहा इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के लिए इससे बेहतर ग्रामीण नियोजन में मदद मिलेगी। यह ग्राम पंचायत विकास योजना का समर्थन करने में मदद करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। इससे लाभ क्या है। तो 6 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को योजना से लाभान्वित किया जाना। कितना? 6 लाख से अधिक। यह योजना ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण में मदद करेगी। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने हाल ही में लद्दाख के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो यह आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख के छात्रों के लिए शुरू किया गया यह एक योजना है, प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लद्दाखी युवाओं के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करना है। भारतीय सेना ने परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लेह में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना कारगिल और लेह जिलों के 45 छात्रों को प्रशिक्षित करेगी। इसमें 20 लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह परियोजना छात्रों को JEE और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करेगी। UPSC ने हाल ही में लेह को अपने परीक्षा केंद्र के रूप में जोड़ा है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लद्दाख में अपनी पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने जा रहा है। यह भी यहाँ से प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है। पहले चरण में ONGC गीजर से बाहर निकलने वाले गर्म सल्फर और भाप का दोहन करने के लिए 500 मीटर तक ड्रिल करेगा। दूसरे चरण में जलाशय की क्षमता का पता लगाने के लिए गहराई से ड्रिलिंग की जाएगी। तीसरे चरण में एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
इस संयंत्र की अनुमानित बिजली क्षमता 250 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता। उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने प्रथम श्रेणी प्रथम के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 रैंकिंग जीता। यह पुरस्कार केंद्र द्वारा विकसित ई अनुप्रयोगों और राज्य सरकार द्वारा विकसित अन्य अनुप्रयोगों को लागू करने में यूपी के प्रयासों को मान्यता देता है। ई पंचायती राज पुरस्कार आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, 12 राज्यों का नाम यहाँ पर दिया है और ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं जो पंचायती राज मंत्री भी हैं और कृषि मंत्री भी यही है। ई पंचायती राज पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12 राज्यों के नाम दिया गया यहाँ पर। उत्तर प्रदेश पहला स्थान, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान व कर्नाटक को दिया गया है यह। और यहाँ पर यह हार्दिक शुभकामनाएं ये दे रहे हैं। और ये हुए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको तो हम सभी जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश के बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर ओडिशा और तमिलनाडु है। ई पंचायती राज पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पुरस्कार की घोषणा 3 श्रेणियों में की गई, श्रेणी प्रथम, श्रेणी द्वितीय और श्रेणी तृतीय में। अब आप कहिए कि इतना विस्तार पूर्वक करंट अफेयर्स पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है। देखिए अब क्या है, अब मॉडर्न बदल रहा है, मतलब क्या एग्ज़ाम का पैटर्न जो है यह बदल रहा है। अब आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए अब आपको वन लाइन करंट अफेयर से काम नहीं चलने वाला। अब उसके बारे में आपको विशेषज्ञता, मतलब क्या उससे संबंधित जो 2-4 बातें हैं प्रमुख, वो से भी आपको जानना पड़ेगा, तब आप करंट अफेयर्स को सॉल्व करके आएंगे एग्ज़ाम से। वरना आपसे एग्ज़ाम में वह प्रश्न छूट जाएगा और सर और घर पे आके आपके पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। इस कारण से आपको विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इससे आप बोरिंग मत महसूस कीजिएगा और आपको थोड़ा लगे कि जो मूड ऑफ हो रहा है तो आप वीडियो बंद करके आप घूम लीजिएगा 5 मिनट, फिर आप दोबारा बैठ के फिर आप देख लीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह आपके लाभ के लिए ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। श्रेणी प्रथम के तहत उत्तर प्रदेश, असम व छत्तीसगढ़ और ओडिशा और तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम केयर फंड से 1 लाख ऑक्सीजन पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी है। कोविड-19 के बारे में यहाँ बताया गया है। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मौत हो रही है। प्रारंभ में पीएम केयर फंड के तहत 162 प्रेशर स्विंग एडोप्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को मंजूरी दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 551 किया गया। देखिए यह कागजी मुद्दा है, लेकिन जब आप न्यूज़ देखिएगा तो कई न्यूज़ चैनलों द्वारा यह बताया गया कि पीएम केयर फंड्स के द्वारा जो भी कुछ वेंटिलेटर या जो भी चीज़ खरीदा गया, कहीं ना कहीं वह ख़राब है, बेकाम का है, या नहीं तो कहीं ना कहीं उस पर धूल जम गया है, मतलब क्या कारगर नहीं है। अब तक पीएम केयर फंड के तहत 1213 प्रेशर स्विंग एडोप्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को मंजूरी दी गई है। फ्रांस, ब्रिटेन और कई अन्य देश ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति करके भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। अमेरिका भी आया है, रूस भी आया है, चीन भी, यहाँ पर सऊदी अरब भी, जितने भी कंट्री, लगभग 44-45 कंट्री ऐसा है जो इस परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका से भी आ गया है सहयोग। और स्पुतनिक के जो वैक्सीन है, जो 2 लाख डोज रूस के द्वारा भारत को दिया गया है, फिर मई में 10 या 15 मई को फिर 30 लाख डोज आएगा, फिर जून में 80 लाख डोज आएगा। इस तरह से वह स्टेप बाय स्टेप रूस जो है हमारा पुराना मित्र, हमारा मतलब क्या हमारे प्यारे भारत का सबसे पुराना मित्र जो है वह रूस है। और रूस के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो स्पुतनिक जो मतलब क्या वैक्सीन है, यह लगभग 99% कारगर है, 99%। जिस तरह से अभी जो भारत सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है यह 77% कारगर है, उसी तरह से उस वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि लगभग 99% यह वैक्सीन जो यह कारगर है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस वैक्सीन को ले चुके हैं और उसके बाद वो वहाँ पर अपने जनता जो भी इस वैक्सीन को ग्रहण किया है वो सभी विदाउट मास्क रहते हैं और एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं। कहीं से कोई अब वायरस फैलने की वहाँ पर चिंता नहीं है। तो इतना कारगर वह वैक्सीन है। देखिए आम लोगों के बीच कब तक वह वैक्सीन पहुँच पाता है। भारत में जो है भारी ऑक्सीजन संकट का सामना क्यों कर रहा है। भारत में अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र देश के पूर्वी भाग में स्थित है। वह मुंबई और दिल्ली से 1000 मील दूर है। ऑक्सीजन परिवहन के लिए आसान नहीं, इसे या तो ट्रेनों द्वारा या सड़कों द्वारा ले जाना चाहिए। इसे विमानों पर नहीं ले जा सकता।
क्रायोजेनिक टैंक जिसमें संपीड़ित ऑक्सीजन रखा जाता है उन्हें जल्दी से निर्मित नहीं किया जा सकता। इसके उत्पादन लगभग 4 से 6 महीने लगते हैं। कोविड-19 वायरस हाइपोक्सिया का कारण बनता है। हाइपोक्सिया का अर्थ सांस लेने में कठिनाई है। स्वस्थ फेफड़ों और रक्त स्तर ऑक्सीजन को 95 से 100% तक बनाए रखता है। जब रक्त स्तर ऑक्सीजन 92% से कम हो जाता है तो यह चिंता का कारण बनता है और ऐसी स्थिति में पूरक ऑक्सीजन प्रदान की जानी चाहिए। कोविड-19 वायरस फेफड़ों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने विदेशों से राहत सामग्री की तत्काल निकासी के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया। ये आप देख रहे हैं। इस समूह के बारे में बताया गया है, भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ने लगी है। कई देश जैसे यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कुवैत वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, श्वसन सामग्री जैसे आवश्यक सामान भेज रहे हैं। उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समूह यह सुनिश्चित करेगा कि इन सामग्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित प्राप्तकर्ता संस्थानों को तुरंत कैसे भेजा जाए, इसके बारे में वह चर्चा करेंगे। ब्रिटेन ने घोषणा किया कि वह 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 मैनुअल वेंटिलेटर और 120 गैर इनवेसिव वेंटिलेटर भेजेगा। फ्रांस से राहत सामग्री 2 चरणों में आ रही। पहले चरण में फ्रांस ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्लांट भेज रहा है जो जल्दी से स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में फ्रांस 5 ऑक्सीजन कंटेनर भेजेगा। आयरलैंड 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजेगा। जर्मनी मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र 120 वेंटिलेटर और 80 मिलियन KN95 मास्क भेजेगा। इसके अलावा जर्मनी कोविड-19 के परीक्षण और RNA अनुकरण पर एक वेबिनार आयोजित करने की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया 500 वेंटिलेटर, 20,000 फेस शील्ड, 1 लाख गॉगल्स, 5 लाख P2 और N95 मास्क, 1 मिलियन सर्जिकल मास्क भेजेगा। यह ऑस्ट्रेलिया तो मतलब क्या लगभग 44 से 45 कंट्री इस भारत के इस कोरोना महामारी के दरमियान हेल्प करने के लिए आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात भी है। इसलिए कहा जाता है आपको सभी से संबंध जो अपना रिलेशन है वो अच्छा बना के रहना पड़ेगा। कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, अकेला कभी भी कोई पूर्ण नहीं होता है। कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। और यह अभी वर्तमान समय में देखने के लिए मिल रहा है कि भारत का संबंध इन देशों के साथ अच्छा है। इस कारण से ये लोग तुरंत भारत को हेल्प करने के लिए आ गया है। अमेरिका एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टीके के लिए कच्चा माल भेजेगा। USAID भारत में ऑक्सीजन परिवहन में मदद करेगा। देश में वैक्सीन की तत्परता का समर्थन करने के लिए रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा अतिरिक्त तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक नाम आया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारत में सबसे पहले वैक्सीन बनाया गया और जिसका दाम भी भारत सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बहुत ही कम रखा है, बहुत चीप रेट 200 से 400 रुपये रखा गया है। अन्यथा 15,000 20,000 में एक वैक्सीन एक रोज़ बिकता है। और अभी हाल ही में आज के ही दिन, आज या कल, सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं उन्होंने वो फुल फैमिली इंडिया छोड़कर ब्रिटेन चले गए और उन्होंने वहाँ एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा जो भारत में बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हमें कॉल करके ये कह रहे थे कि वैक्सीन पहले मुझे दो तो पहले मुझे दो। तो वे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से चला गया। उनसे पूछा गया कि इतना जो भारत में जो फैला है कोरोना, इसके जिम्मेवार आप किसको ठहराना चाहते हैं, इलेक्शन को या कुंभ मेला को? तो उन्होंने कहा इन दोनों में से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। यदि मैंने किसी को दोष दिया तो मेरा जो सर है वह धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस कारण से मैं अभी भारत नहीं जाऊँगा। उन्होंने ऐसा कहा। जो भी रीज़न हो, और यह सत्यता भी हो सकती है जहाँ तक यह गलत है। या सीरम इंस्टीट्यूट इतना अच्छा काम कर रही है अभी लगभग हमारे देश को बचाने का काम उन्हीं के हाथों है। इतना नेक का काम कर रहे हैं वो, और वो ब्रिटेन में भी कर रहे हैं वो काम, ये वे फ्रांस में भी कर रहे हैं, वे सभी देशों के साथ सहयोग भी कर रहे हैं वो। और वे लगभग सभी देशों को उनके द्वारा बनाया गया वैक्सीन भी भारत सरकार द्वारा भेजा गया। तो उन्हें वाई सुरक्षा दिया गया, वाई प्रोटेक्शन दिया गया। जबकि कंगना रनावत को जो हीरोइन है उसे Y+ सुरक्षा दिया गया था। पता नहीं सरकार का जो भी पॉलिसी हो वो अपना गवर्नमेंट का मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूरे देश को बचा रहा है, जो पूरे देश की रक्षा कर रहा है, उसके साथ इस तरह की घटना हो, या कह सकते हैं आपकी जो यह अच्छी बातें नहीं है इस देश के लिए। जहाँ आप एक तरफ विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, वहाँ आप अपने ही बिजनेसमैन का
ख्याल नहीं रख पा रहे, जो विदेश में पूरे भारत का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका सरकार ने रेमडेसिविर के वाणिज्यिक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सप्लाई को तुरंत भारत भेजा जाएगा, यह अमेरिका के द्वारा यह कहा गया है। भारत और फ्रांस के नौसेनाओं ने अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू किया। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने 25 अप्रैल 2021 को अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू किया। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि में हो रहा है। फ्रांसीसी नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में परमाणु ऊर्जा से चालित विमान वाहक पोत चार्ल्स द गॉल और उसके पूरे आक्रमण दस्ते को इसमें शामिल किया गया है, जो इस युद्धाभ्यास की गंभीरता को बताता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच अरब सागर में 25 अप्रैल 2021 से 3 दिन का मेगा वार गेम शुरू हो गया। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति से बढ़ रही चिंता के बीच इस संयुक्त अभ्यास को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्रांसीसी दूतावास ने युद्धाभ्यास शुरू होने के बाद कहा कि बरूना अभ्यास का यह 19वां संस्करण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हितों और प्रतिबद्धता की झलक दिखाएगा। फ्रांसीसी दूतावास ने कहा कि साल 1983 में शुरू हुआ भारत फ्रांस नौसैनिक सहयोग दोनों देशों के मुक्त, खुले व समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बयान के अनुसार युद्धाभ्यास के दौरान विभिन्न तरह के समुद्री अभियान का अभ्यास किया जाएगा। तो सबसे पहला भारत और फ्रांस के बीच कब से शुरू किया? 1993 से। इसका क्या नाम है? तो वरुण। और यह किन दो देशों के बीच, भारत और फ्रांस के बीच? यह क्या है? थल सेना, जल सेना, तो यह नौसेना का है। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। WHO हू की ई 2025 पहल। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की। इसमें ई 2025 पहल, ई 2025 इनिशिएटिव कहा जाता है। पहचाने के 25 देश मलेरिया और कोविड-19 के दोहरे खतरे का जवाब देकर काम करेंगे। WHO इस पहल के तहत इन देशों को तकनीकी मार्गदर्शन और विशेष सहायता प्रदान करेगा। चिन्हित किए गए देशों में से 3 अफ्रीकी देश इस्वातिनी, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रीज सेलेक्टेड फॉर द ई 2025 इनिशिएटिव। सऊदी अरब भी है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, नेपाल है, भूटान है, डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, थाईलैंड, मलेशिया, कोमोरोस, बोत्सवाना, इस्वातिनी, साउथ अफ्रीका, तिमोर, वैनातू, साओ टोमो, इक्वेडोर, सूरीनाम, पनामा, कोस्टारिका और ग्वाटेमाला, डोमिनिकन रिपब्लिक, होंडुरास और बिलीज, यह सभी देश इसमें हैं। वैश्विक मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में 94% अफ्रीका में होती है। हाल के साक्ष्य ने अफ्रीका में दवा प्रतिरोधी उत्परिवर्तन दिखाया है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का हॉट स्पॉट है। कोविड-19 का 2019 से 2020 के बीच देश में मलेरिया में 44% की वृद्धि हुई, क्योंकि लॉकडाउन के कारण टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया। बोत्सवाना में मलेरिया में 5 गुना वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से रिवर्स माइग्रेशन की वजह से था, जो लॉकडाउन के कारण शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 के ई 2020 पहल शुरू की थी। ई 2020 का उद्देश्य 2020 तक मलेरिया के शून्य स्वदेशी मामलों को प्राप्त करने के लिए देशों के एक समूह का समर्थन करना। हालांकि कुछ देशों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना बाकी है। इस प्रकार उन्हें ई 2025 पहल के तहत पहचाना गया और एक नई योजना शुरू की गई है। देशों के चयन का आधार कैसे है? तो देशों को 4 मानदंडों के आधार पर चुना गया हुआ। इस प्रकार से सरकार समर्थित उन्मूलन योजना की स्थापना कैसा है? देश को हाल के वर्षों में मलेरिया के मामले में कमी की सीमा को पूरा करना चाहिए। देश में मलेरिया निगरानी की क्षमता होनी चाहिए। और चौथा और लास्ट, इसे WHO मलेरिया उन्मूलन ओवरसाइट समिति द्वारा चुना जाना चाहिए। यह 4 पहलू है, यह 4 बिंदु है जिससे इसमें देश की पहचान की गई है। चाइल्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए सरकारी पेशेवरों गवर्नमेंट द्वारा सरकारी पेशेवरों के लिए तैयार किया गया एक वार्षिक सूचकांक है। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सिंगापुर है। पहला रैंक पर फिनलैंड, दूसरा रैंक पर स्विट्जरलैंड, तीसरा रैंक पर सिंगापुर, चौथा रैंक पर नीदरलैंड, 5वां रैंक पर डेनमार्क है। यह भी आप यहाँ से याद रखें। और 10वां रैंक पर कनाडा है।
सूचकांक का आधार क्या है? तो नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत कानून और नीतियाँ, मजबूत संस्थान, वित्तीय प्रबंधन, आकर्षण बाजार, एट्रैक्टिव मार्केट पैलेस, वैश्विक प्रभाव और प्रतिनिष्ठा, लोगों की उन्नति मदद करना। किसी राष्ट्र की सफलता में अच्छी सरकार एक निर्णायक कारक होता है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स नागरिकों और व्यवसायों के लिए सकारात्मक परिणामों को हासिल करने हेतु सशक्त सरकारी क्षमताओं में निवेश करने के महत्व को दर्शाता है। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इस सूचकांक में भारत को 49वां स्थान दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है दंतक परियोजना। हाल ही में भूटान में दंतक परियोजना ने 60 साल पूरे किए हैं। 24 अप्रैल 1961 को प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास और तरक्की को प्रभावित करने में कनेक्टिविटी के अत्यधिक महत्व को देखते हुए दंतक को राज्य में पथ प्रदर्शक मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। यहाँ पर इस टीम को आप देख सकते हैं। पारो हवाई अड्डा, योनफूला एयरफील्ड, थिम्पू त्रासी-गंग राजमार्ग, दूरसंचार और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, शेरू-बसे कॉलेज, कांगलुंग और इंडिया हाउस एस्टेट का निर्माण आदि इस योजना के तहत किया गया। इसका महत्व क्या है? इन वर्षों में भूटान राजशाही की परिकल्पना और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप दंतक परियोजना ने भूटान में असंख्य राजसी जरूरतों को पूरा किया है। दंतक द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं उन स्थानों में उपलब्ध होने वाली पहली सुविधाएं थी। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। म्यांमार पर आसियान की पहल। भारत सरकार ने हाल ही में म्यांमार पर आसियान पहल का स्वागत किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समिट को। आसियान देशों ने म्यांमार संकट पर 5 सूत्रीय बयान जारी किया। इस बयान के तहत आसियान देशों ने हिंसा के तत्काल समाप्ति की मांग की। इस पहल के 5 बिंदु इस प्रकार से: हिंसा को समाप्त करना चाहिए, सभी पक्षों के बीच रचनात्मक संवाद का आयोजन करना चाहिए, सर्वदलीय संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष आसियान दूत की नियुक्ति होनी चाहिए, सहायता की स्वीकृति होनी चाहिए और विशेष आसियान दूत सैन्य नेता के साथ म्यांमार का दौरा करेंगे। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहाँ पर सैनिक शासन प्रारंभ कर दिया गया। आलोचना क्या है? तो 5 बिंदु वाली आम सहमति देशों और वर्तमान सैन्य नेता के बीच बनाई गई थी, जिन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सैन्य तख्तापलट के बाद से देश में बड़े पैमाने विरोध प्रदर्शन हुए। इस सहमति की आलोचना की जा रही है कि आसियान सैन्य तख्तापलट को प्रोत्साहित कर रहा है। तो यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखें। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।